आप बार बार असफल हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा आपके आत्मविश्वास की कमी की वजह से हो रहा है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होता है। यह बात आपने कई बार सुन ली होगी, लेकिन आपने शायद ही कभी इसके पीछे का कारण समझने का प्रयास किया हो। हालांकि कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, वे इस बात का पता लगा लेते हैं कि आत्मविश्वास क्यों ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी अधिकतर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन सब बातों को केवल मोटिवेशन का ज्ञान मानकर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो अब सवाल आता है कि आत्मविश्वास ज़रूरी क्यों होता है। तो इससे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। मान लेते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास ज़रूरी नहीं होता है, तो फिर आपके हिसाब से सफलता प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। आप जवाब देना चाहेंगे कि मीना जी, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत ज़रूरी होती है, यानी कि कर्म करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि बात तो आपने एकदम सही कही है, 100% सही कही है। फिर तुम मुझसे कहोगे कि मीना जी, अगर आप मेरी बात से 100% सहमत हो तो आप मुझे कर्म करने की सलाह दो। ये बार बार आत्मविश्वास बढ़ाकर मोटिवेशन के चक्कर में क्यों फंसा रहे हो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आत्मविश्वास इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिना आत्मविश्वास के कर्म नहीं किया जा सकता। हालांकि कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि एक व्यक्ति में बहुत कम आत्मविश्वास होता है, इसके बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा कर्म करता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठ सकता है कि फिर उसको तो काम करने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, फिर यहाँ पे क्या चक्कर है। इस हिसाब से तो आपकी बात गलत साबित हो रही है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि यदि उसमें आत्मविश्वास नहीं होता तो वह उस काम को कभी शुरू ही नहीं करता, और यदि शुरू करता तो बहुत जल्दी छोड़ चुका होता। उसके काम करने से ही यह साबित हो रहा है कि उसके अंदर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास भी दो प्रकार का होता है। एक आत्मविश्वास होता है दिखावे वाला आत्मविश्वास, और एक आत्मविश्वास होता है मनुष्य का वास्तविक आत्मविश्वास। जब मनुष्य में वास्तविक आत्मविश्वास नहीं होता है तो वह अपने दिखावे वाले आत्मविश्वास का प्रयोग करके खुद को इस भ्रम में डालकर कि वह कर सकता है, वह कार्य को करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वह कार्य को करता जाता है उसकी हिम्मत और बढ़ने लग जाती है, और यह जो हिम्मत बढ़ती है यह वास्तविक होती है। मतलब उसके दिखावे वाले आत्मविश्वास से उसका वास्तविक आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या दिखावे वाला आत्मविश्वास सच में इतना फ़ायदेमंद होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, होता है, और हाँ, नुकसानदेह भी होता है। ये जो झूठे आत्मविश्वास की शक्ति जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप अपने समर्थन में इस्तेमाल करते हैं या अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप किसी कार को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं या आप एक्सीडेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। अगर झूठे आत्मविश्वास के साथ में जागरूकता है, मतलब एक व्यक्ति ने जागरूक होकर इस बात को चुना है कि मैं इस झूठे आत्मविश्वास के साथ में कार्य कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में वह झूठा आत्मविश्वास भी उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक व्यक्ति जिसने बेहोशी में झूठे आत्मविश्वास का चयन किया है और अगर वह कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी यह फ़ायदेमंद हो सकता है। मैंने यहाँ पर हो सकता है, संभावना है, नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर झूठे आत्मविश्वास का चयन बेहोशी में किया गया है तो यह आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है।
असल में जब कोई व्यक्ति झूठे आत्मविश्वास का चयन बेहोशी में करता है, तो यदि उसका आत्मविश्वास उसे सही दिशा प्रदान कर देता है तो उसे फ़ायदा पहुंच जाता है, वरना उसे नुकसान ही पहुंचता है, क्योंकि वह बेहोशी में कुछ ऐसे लक्ष्य बना सकता है जो कि वास्तव में संभव ही ना हो या उसके लिए सार्थक ही ना हो। बेहोशी में चुना गया आत्मविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण यदि मैं देना चाहूँ तो मैं आपको दे सकता हूँ कि एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें एक व्यक्ति डिप्रेशन और मोटिवेशन के शिखर पर होता है, मतलब कुछ दिनों के लिए वह व्यक्ति बिल्कुल निराशा में रहता है और कुछ दिनों के बाद में वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी और आशावान हो जाता है। जब उसका आत्मविश्वास वाला समय चलता है तो वह खुद को बहुत महान समझने लग जाता है। वह खुद पर शक नहीं करता। शक इसलिए नहीं करता क्योंकि वह आत्मविश्वास उसका चुनाव नहीं होता, बल्कि वह उसकी बीमारी की वजह से होता है। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उसके दिमाग में केमिकल्स के असंतुलन की वजह से या उसकी बेहोशी की वजह से ऐसा होता है। ऐसे आत्मविश्वास में उसके पास में जागरूकता नहीं रहती। उसे पता नहीं रहता कि क्या करना उसके लिए सही है और क्या करना उसके लिए गलत है। तो ऐसी स्थिति में वह बड़े बड़े निर्णय लेने लग जाता है। जैसे अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो वह निर्णय ले सकता है कि वह अपनी सारी संपत्ति का दान कर दे, या कोई व्यक्ति जो भले ही बिल्कुल लाचार है लेकिन खुद को राजा समझने लग जाए। तो ऐसी स्थिति में झूठा आत्मविश्वास परेशानी का कारण बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी काम को करने के लिए अपने झूठे आत्मविश्वास का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा ही जागरूक रहना होगा, लेकिन आपको समय समय पर खुद का मार्गदर्शन करने के लिए जागरूक होना ही होगा, ताकि आप अपनी दिशा तय कर सके। और यदि आप अपनी दिशा तय कर लेते हैं तो फिर यदि आप बेहोशी में भी आत्मविश्वास के साथ में कार्य करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप समय समय पर खुद का मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इस बात से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि वास्तव में हम डिसिप्लिन और मोटिवेशन की तुलना एक दूसरे से करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिना मोटिवेशन के तो डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं किया जा सकता। डिसिप्लिन को फॉलो करने के पीछे क्या मोटिवेशन होता है? डिसिप्लिन को फॉलो करने के पीछे मोटिवेशन होता है कि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपको अपने आप पे विश्वास हो जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का मोटिवेशन का ही रूप है, भले ही मात्रा कम है लेकिन है तो मोटिवेशन का रूप ही। तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम यहाँ यह नहीं कह सकते कि मोटिवेशन कम महत्वपूर्ण है और डिसिप्लिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या डिसिप्लिन कम महत्वपूर्ण है और मोटिवेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब कई व्यक्ति सवाल कर सकते हैं कि हम तो बिना मोटिवेशन के डिसिप्लिन को फॉलो कर लेते हैं। तो इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ कि वास्तव में मोटिवेशन होता है, लेकिन वो उनकी नज़रों में नहीं होता। बिना बल के कोई चीज़ गति कर ही नहीं सकती। ठीक वैसे ही बिना किसी प्रेरणा के कोई काम नहीं होता। प्रेरणा ही वह ऊर्जा होती है जो किसी काम के होने का कारण बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। देखो, शुरुआत में हम में एक हल्की सी प्रेरणा होती है, हल्की सी प्रेरणा, हल्का सा मोटिवेशन, जिसके बारे में हम जागरूक नहीं रहते हैं और हम ज़बरदस्ती किसी कार्य को करना शुरू कर देते हैं और हम इसे डिसिप्लिन का नाम देते हैं। लेकिन जब हम डिसिप्लिन के साथ में कार्य करते जाते हैं तो भले ही हमने हमारा कार्य झूठे आत्मविश्वास के साथ में शुरू किया था, लेकिन डिसिप्लिन के साथ कार्य करते रहने की वजह से
हमें परिणाम दिखने लगते हैं और हम वास्तव में आत्मविश्वासी बनने लग जाते हैं। मतलब हम खाली बर्तन लेकर बारिश में निकलते हैं तो बर्तन में पानी भर जाता है। ठीक वैसे ही हम झूठे आत्मविश्वास के साथ में कोई कार्य शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम में सच्चा आत्मविश्वास पैदा होने लग जाता है। और जब एक बार सच्चा आत्मविश्वास पैदा हो जाता है तो फिर यह और ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब शुरुआत में देखा जाए तो एक मोटिवेशन की हल्की सी चिंगारी होती है जिस पर हम ज़बरदस्ती फूंक मार मार के डिसिप्लिन पैदा करते हैं। और जब एक बार डिसिप्लिन पैदा हो जाता है तो फिर हमारा मोटिवेशन या हमारा आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। और जब हम में सच्चा आत्मविश्वास पैदा हो जाता है तो हम खुद ब खुद ही डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब मोटिवेशन डिसिप्लिन को धक्का दे रहा है और डिसिप्लिन मोटिवेशन को धक्का दे रहा है। सोचो मोटिवेशन क्या होता है? ये मोटिवेशन आत्मविश्वास का ही तो रूप होता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मविश्वास की बहुत छोटी मात्रा भी डिसिप्लिन पैदा कर देती है और फिर जब डिसिप्लिन बढ़ जाता है तो खुद ब खुद आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है। और एक है काम, मतलब एक है कर्ता और एक है कर्म। लेकिन बिना आत्मविश्वास के या बिना मोटिवेशन के कर्ता कर्म नहीं कर सकता। अब कई व्यक्ति कहेंगे कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि हम तो बिना मोटिवेशन के भी काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक शक्ति है जिसे इच्छा शक्ति कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ऐसी स्थिति में आपके अंदर ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है, लेकिन आप पूरी तरह से मोटिवेशन से खाली भी नहीं रहते हो। एक चिंगारी मौजूद होती है जिसे आप ज़बरदस्ती फूंक मार मार के, यानी कि अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर करके कर्म करने का प्रयास करते हो। अगर ये चिंगारी ही मौजूद ना हो तो आग कैसे पैदा होगी? यदि घास के ढेर में बिल्कुल भी चिंगारी नहीं है तो तुम चाहे उसे कितनी ही फूंक मार लो, उसमें आग पैदा नहीं होगी। लेकिन यदि उसमें हल्की सी चिंगारी है तो फूंक मारने का फ़ायदा हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति के अंदर हल्की सी भी प्रेरणा है तो उसे इच्छा शक्ति का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है और कर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति प्रेरणा से शून्य है तो ऐसी स्थिति में उसे कर्म करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। असल में प्रेरणा से शून्य व्यक्ति कोई भी नहीं होता है। कोई लाखों में से कुछ व्यक्ति ही होते हैं जिनके अंदर वह हल्की सी छिपी हुई चिंगारी भी नहीं होती है, मतलब उनमें इच्छा शक्ति नहीं होती है। लेकिन ऐसी स्थिति उन लोगों की होती है जो वास्तव में गंभीर मानसिक रोगों के शिकार रहते हैं। और हाँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ गंभीर मानसिक रोगों के शिकार रहते हैं। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो चिंगारी मौजूद है, वह इच्छा शक्ति मौजूद है जिसे आप ज़बरदस्ती कार्य में बदल सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि जीरो को किसी भी संख्या से गुना कर लो, जीरो ही आएगा। ठीक वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के अंदर हल्की सी भी चिंगारी नहीं है तो कितनी ही कोशिश कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि एक खरगोश और चूहे के अंदर से मोटिवेशन वाला हार्मोन यानी कि डोपामिन निकाल दिया गया और उनके सामने भोजन रख दिया गया। उनके सामने भोजन था लेकिन भूख से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई, लेकिन उन्होंने भोजन को खाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उनके अंदर से वह मोटिवेशन, वह चिंगारी पूरी तरह निकाल ली गई थी। वे पूरी तरह से निराश थे, मतलब उन्हें इस बात की भी आशा नहीं थी कि वे उस खाने को खा पाएंगे।
जबकि खाना उनके सामने था। और यहीं पर यह बात साबित हो जाती है कि बिना आत्मविश्वास के कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। हाँ, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास कर्म के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या एक व्यक्ति में जितना ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, क्या वह उतना ही ज़्यादा कर्म करता है? लेकिन मैं हमेशा आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि ब्रह्मांड को संतुलन पसंद होता है। हाँ, एक हद तक यह सच होता है कि एक व्यक्ति में जितना ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, वह उतना ही ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा के बाद में जब व्यक्ति का यह आत्मविश्वास उसके भ्रम में बदल जाता है, जहाँ उसे लगने लग जाता है कि उसे खुद पर पूरा विश्वास है, अब तो उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वह कर्म करना बंद कर देता है या लापरवाही से कर्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका वह अति आत्मविश्वास उसके विनाश का कारण बनता है। मतलब कॉन्फिडेंस सही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं रहता है। संस्कृत भाषा में एक श्लोक है कि अति सर्वत्र वर्जियत, मतलब अति हर जगह वर्जित है। जैसे दवा हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है, लेकिन वह ठीक तभी करती है जब वह एक संतुलित मात्रा में दी जाती है। अगर ज़बरदस्ती पूरी बोतल पिला दी जाए तो वह दवा जहर बन जाती है। ठीक वैसे ही आत्मविश्वास का संतुलन होना भी ज़रूरी है, वरना यह आत्मविश्वास जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, हमारा विकास करने के लिए हमें प्रेरित करता है, यही अगर असंतुलित हो जाए तो हमारा विनाश भी कर सकता है। और मैंने आपको इस पूरी चर्चा में बताया था कि शुरुआत में झूठे आत्मविश्वास का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब अपने लॉजिक को चुप कराकर ज़बरदस्ती खुद पर विश्वास करके काम करना पड़ता है। तो यह बात सच है कि लॉजिक की भी एक सीमा होती है। कुछ बातें लॉजिक के द्वारा साबित नहीं की जा सकती। मतलब यदि हम एक उदाहरण देखें तो एक सर्कस में एक बच्ची कई मीटर ऊपर बंधी हुई रस्सी पर बिना किसी सहारे के चलती है और वह आराम से चल लेती है। लेकिन क्या जब उसने यह शुरुआत की होगी तो उसके दिमाग ने इस बात पे यकीन किया होगा कि ऐसा करना संभव है? भले ही वह अपने आसपास देखती है कि मेरे करीबी लोग इसे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका दिमाग इस बात पे विश्वास नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में ही खुद को एक हल्का सा झूठा आत्मविश्वास देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लॉजिक तो कह रहा है कि नहीं हो रहा, मैं बार बार कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में लॉजिक को चुप कराकर अपनी गहरी भावनाओं में विश्वास करके ज़बरदस्ती कार्य को किया जाता है, क्योंकि भले ही लॉजिक के हिसाब से वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर की बुद्धि इस बात को जानती है कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए नेपोलियन हिल ने भी अपनी एक किताब जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें भी बताया है कि भले ही आपका दिमाग इस बात पे विश्वास करता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप उसे करना चाहते हैं तो आपको ज़बरदस्ती झूठा ही सही लेकिन विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में यह आत्मविश्वास भले ही झूठा हो, लेकिन करते करते यही आत्मविश्वास आपके वास्तविक आत्मविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। अब कई व्यक्तियों के दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि मीना जी आपकी बात सही है, लेकिन आप हमें झूठ का सहारा लेने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? आप हमें खुद को भ्रम में रखने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या खुद को भ्रम में रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि यहाँ पे भ्रम शब्द सुनकर लगता है कि भ्रम तो हानिकारक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भ्रम शब्द खुद में ही एक हानिकारक शब्द लगता है, हानिकारक स्थिति लगती है।
तो यह हमारे लिए लाभदायक कैसे हो सकती है? आपके अंदर ऐसा सवाल उठा, इसका मतलब है कि आप बातों को काफ़ी गहराई से सोचते हैं। आपने सही सोचा है, लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करो कि आपने कहा है कि भ्रम शब्द, और यह खुद में ही एक हानिकारक स्थिति है। तो क्या यह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? तो मैं कहूँगा कि नहीं हो सकती। भ्रम की स्थिति बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, यह जो आपके अंदर डर, निराशा आती है, क्या यह आपके भ्रम का रूप नहीं होती? क्या वास्तव में स्थिति आपकी निराशाओं के अनुरूप होती है? क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं जो आपसे भी बुरी स्थितियों में कोई काम कर जाते हैं और आप अच्छी स्थितियों के बावजूद भी उस काम को नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप में निराशा होती है, और यह भी तो एक भ्रम ही होता है। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए झूठा आत्मविश्वास का भ्रम अपने अंदर डालना पड़ता है, जो इस भ्रम को तोड़कर संतुलित कर देता है। मतलब फिर वहाँ पे भ्रम नहीं बसता, फिर वहाँ पर सच्चे आत्मविश्वास का निर्माण बसता है। मतलब यह बात सच है कि यदि ऋणावेश को ऋणावेश से मिला दिया जाए तो वो धनावेश बन जाता है। तो ठीक वैसे ही निराशाओं के भ्रम को संतुलित करने के लिए हमें आशाओं को या आत्मविश्वास को पैदा करना पड़ता है। मतलब एक दुश्मन से दूसरे दुश्मन को खत्म करना पड़ता है। अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानो। आपकी वास्तविक स्थिति होती है संतुलन की, जहाँ पर आशा और निराशा आपके लिए उपकरण की तरह होती है, जिनका आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर आशा और निराशा, इन दोनों में से कोई भी हावी होती है, तो वह स्थिति एक तरह से भ्रम की ही होती है। और अधिकतर मामलों में मनुष्य पे आशा हावी नहीं रहती, बल्कि निराशा हावी रहती है, उसका डर हावी रहता है। तो उस निराशा के भ्रम को दूर करने के लिए झूठी आशा का सहारा लिया जाए, तो इसमें क्या गलत है? यह तो फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आशा का भ्रम भी बुरा होता है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बाइपोलर डिसऑर्डर वाली बीमारी में बता दिया था कि एक व्यक्ति ज़्यादा आशावान बनकर ऐसे ऐसे निर्णय लेने लग जाता है जो उसके लिए बहुत हानिकारक साबित होते हैं। मतलब जीवन में तरक्की करने के लिए आशा और निराशा दोनों का संतुलन जरूरी है। और हाँ, एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी आशा या आत्मविश्वास को, भले ही वो झूठा हो, दिखावा हो, लेकिन यदि आप उसका चयन जागरूकता के साथ में करते हैं और अपना मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो ऐसा करने से वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।